Okay, so this will be an introduction to second year BDS and what subjects are studied during this year and what resources to use if you want to score distinctions in second year. So according to UHS pattern, जो exams conduct हुए थे 2025 से पहले, मतलब in a sense like it is 2025 examination but it was held in 2026. So 2026 का जो exam हुआ था second year का, that was the last annual exam which is our batch, right? इसके बाद जो जितने भी exams हो रहे हैं होंगे like 2027 में जो second year का exam होगा वो लाइक मॉड्यूलर सिस्टम की बेस पे होगा. दैट मीन्स कि उसके अंदर ब्लॉक 4, 5 and 6 होगा और इसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर हर सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन हुई होगी विद अलॉन्ग विद लाइक माइनर सब्जेक्ट्स एज वेल. So that would be like a little bit different from the annual system, but subjects वगैरह सेम होते हैं, resources सेम होती हैं कुछ हद तक, बुक्स वगैरह सेम होती हैं. सो दिस विल जस्ट बी अ गाइड ऑन हाउ टू कवर majority ऑफ द टॉपिक्स. ऑब्वियसली एनुअल के लिए दिस इज़ मोर बेटर बिकॉज इट इज़ लाइक डिटेल्ड, लेकिन जो मॉड्यूलर सिस्टम होता है उसके अंदर एज सच इतनी डिटेल रिक्वायर्ड नहीं होती. सो सबसे पहले जो होते हैं ना वो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. इसके अंदर एनुअल वालों के पास 5 सब्जेक्ट्स थे. अब जो इंटीग्रेटेड बैच है मॉड्यूलर सिस्टम उसके अंदर माइनर सब्जेक्ट्स भी होंगे बट मेजर जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, ठीक है. जिसके अंदर डेंटल मटेरियल्स आ जाता है, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री आ जाती है, बिहेवियरल साइंस आ जाता है, एंड देयर इज़ फार्माकोलॉजी and there is pathology and microbiology. So we're going to look at each one of them in detail. सबसे पहले let's just talk about dental materials, ठीक है. dental materials में like the name says हम dentistry के अंदर जितने भी materials यूज़ होते हैं उसको study करते हैं. For example, I'll give you guys an example कि अगर impression materials हैं which are used to take impressions, उनके बारे में सब कुछ लाइक क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज़, ऑन विच टाइप ऑफ पेशेंट शुड लाइक what type of material should be used on which type of patient, every single detailed manipulation हर किसी की, ठीक है. like it's really detailed, ठीक है. dental materials is a very important subject, especially जिसकी रेपिटेशन और रिकॉल ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में भी जाके होती है. सो इसके अंदर जो बुक है ना, मेन बुक, दैट इज़ फिलिप्स. फिलिप्स इज़ द मेन बुक, ठीक है. ओके, सो फिलिप्स इज़ अ रियली लॉन्ग बुक, ठीक है. इसके अंदर लाइक बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं एंड दिस इज़ लाइक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन. If you want a shorter version of the exact same lines of Philips, then Key to BDS also has this book. It's like Key to BDS, Key Dental Materials की book है. It's basically Philips but in notes form and in short form. So you can use that as well. But if you want distinctions and you want a conceptual approach towards this subject that will help you in clinical life as well, then Philips is a really good book that should be read at least once, ठीक है. अगर एग्ज़ाम्स में एंड पे आपने रिविज़न करनी है तो आप की टू BDS यूज़ कर सकते हैं, बट for like preparation and for concept building, Philips is really good. And then Sharmila is a book by an Indian author that I used because there's a lot of things from exam point of view that are not in Philips. जैसे resin based composites पढ़ेंगे आप, ठीक है. उसके बाद डेंचर बेस्ड रेजन्स हैं जिनकी कुछ क्लासिफिकेशन फिलिप्स में नहीं है. GIC की प्रॉपर क्लासिफिकेशन शर्मिला में है, उसकी 9 क्लासेस जो हैं. उसके बाद वैक्सेस का कंपोनेंट इज़ रियली गुड इन शर्मिला, रियली गुड, लाइक ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सेस. तो आई कैन लाइक मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड फ्रॉम विच बुक. लाइक ये जो टॉपिक्स थे ना, लाइक आई कवर्ड फ्रॉम बोथ बुक्स. लाइक मैं फ़िलिप्स से भी पढ़ती थी और शर्मिला से भी, बिकॉज शर्मिला में उसकी डिटेल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छी थी, बट ऑब्वियसली जो फ़िलिप्स है दैट नीड्स टू बी रेड, ठीक है. उसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो दिस बुक कॉल्ड मैकेब विच आई डिड बाय दिस बुक बट I literally never opened it during my second year. तो
आप लोग अगर आप लाइक PDF देख लें, इफ़ यू आर comfortable with this book, you can buy this as well. For dental materials, the main approach is doing all the classifications of all materials, right? And then identifying the advantages and disadvantages of the material, and clinically what is the relevance of these materials. That is like really important, right? तो बस dental materials में यही है, and it is a very very interesting subject. It is difficult initially, but बहुत interesting है. Then we have community and preventive dentistry. Community dentistry या community and preventive dentistry. How I would describe the subject, पहले हम बुक्स के ऊपर बात कर लेते हैं. 2 बुक्स हैं, ठीक है. एक है जोसेफ जॉन्स, राइट, and this is the main book जहाँ से SCQs MCQs बनते हैं. And then there's also Higher Math. Now Higher Math is a really long book, detailed book. अगर आप research level पे research तो नहीं I would say, but like really detailed अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. I actually used both books. Joseph Johns for exam point of view, and Higher Math viva के लिए, clinical correlations के लिए बहुत important है. इस पूरे subject में ना, it's about biostatistics, it's about epidemiological triad. It's basically about the fact कि जो diseases हैं, particularly जो dentistry में हम पढ़ेंगे, dental caries के बारे में, periodontal disease के बारे में, oral cancer के बारे में, और malocclusion. These are the 4 diseases जो कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है. और इन सब के एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स पढ़ेंगे, प्रिवेंशन पढ़ेंगे. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज़ बेसिकली कि हर डिज़ीज़ जो होती है ना, वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है. लाइक अगर डेंटल केरीज है तो आप ये नहीं कह सकते कि ओ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होगा तो डेंटल केरीज होगी. दैट इज़ नॉट ट्रू. इन फैक्ट आपकी डाइट, द टाइम, उसके अलावा environment of the oral cavity, all of these factors play an important role in disease. and इसके अंदर आप prevention के बारे में पढ़ेंगे कि disease is always like better if it is prevented rather than treatment once the disease has occurred. So prevention is really really important, and you can prevent majority of the diseases, right? It is one of those subjects जो कि I was not like, I did not have any sort of guidance on this subject, even though I did end up scoring a distinction in this subject, but I had no guidance. I did not study it from the start because it was really like confusing for me, like which book to use. कोई कह रहा था Higher Math, कोई कह रहा था Joseph Johns पढ़ें. So I feel like when you get multiple opinions on a certain thing, you kind of get confused, and that's what happened with me. But I would suggest कि if you want to score good grades or like good marks and pass भी होना है तो Joseph Johns is literally the best book, ठीक है. There is no need to buy a Higher Math. I think Joseph Johns is sufficient even if you want to score a distinction, right? Then we have let's just cover behavioral science. Now behavioral science, even though it is a major subject, इसके अंदर SCQs जो होते हैं ना वो 15 हमें नहीं आते. एनुअल बैच में हमें 5 SCQs आते हैं 9 मार्क्स के, तो वो टोटल 45 मार्क्स हमारे बन जाते हैं. सो इसकी एक ही बुक है, एंड दैट इज़ बेसिकली मोवादत राना की बुक है, ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स हैं, सेक्शन A, B, C, D and E. इट इज़ अ वेरी स्मॉल बुक, ठीक है. जब आप देखेंगे बहुत पतली है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है. बहुत कुछ है, स्पेशली सेक्शन E, क्योंकि सेक्शन E ऑब्वियसली लास्ट पे पढ़ाया जाता है. और इसके अंदर एज सच फॉर BDS स्टूडेंट्स इतना कुछ नहीं है,
क्योंकि ये साइकेट्री की तरफ चला जाता है, साइकेट्रिक पेशेंट्स की तरफ, एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट्स इन आईसीयू, ट्रॉमा के पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस के बारे में, पीएसटीडीज़, पीटीएसडी सॉरी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के बारे में. सो इट वाज रियली रियली लेंथी सेक्शन ई, जिसमें से जो हमें क्वेश्चन आया था वो अगेन पेन से रिलेटेड आया था. तो बेसिक चीज़ें ही इसमें पूछी जाती हैं. ये वाला जो सेक्शन है ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट वुड बी फॉर बिहेवियरल साइंस. ठीक है, नेक्स्ट अप वी आर मूविंग ऑन टू फार्माकोलॉजी. दिस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम second year BDS, or one of my favorite subjects. Pharmacology is obviously study of drugs के बारे में पढ़ेंगे. Books मैं आपको बताती चलूँ तो मिनी कैटसन is the main book. ठीक है, classifications, tables, everything from मिनी कैटसन. Right, but I also used Lippincott. Lippincott is a great book. बहुत अच्छी बुक है. ठीक है, अब फार्माकोलॉजी में लेट मी टेल यू, जितना इसके अंदर लर्निंग है उतना ही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है. सो इफ़ यू लैक इन कॉन्सेप्ट and you have learnt everything, that is not good. And if you have the concept but you are unable to recall, so that is also not good. So pharmacology is like, for example, drugs के names याद रखना, that is your learning. और mechanism of actions का concept है. अगर आपको normal physiology पता है body की तो तभी आप उसका drug का mechanism लिख सकते हैं. Right, कैटसन जो है, बिग कैटसन, वो इवन MBBS वाले नहीं पढ़ते. इट इज़ बहुत बियॉन्ड लाइक अंडरग्रेड लेवल. FCPS वाले पढ़ते हैं. सो मिनी कैटसन इज़ सफिशेंट. लिपिनकॉट से आई वुड सजेस्ट जनरल फार्माकोलॉजी, ANS, CNS, इवन NSAIDs बहुत अच्छा लिखा हुआ है लिपिनकॉट के अंदर. GIT का चैप्टर अमेजिंग. डर्मा की जो ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. उसके अलावा माइग्रेन की ड्रग्स, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इज़ सो गुड इन लिपिनकॉट. सो आई डिड कवर ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स फ्रॉम बोथ बुक्स. ठीक है, लेकिन लाइक कैटसन तो मैंने सारी की थी. लिपिनकॉट के आई ओनली डिड सिलेक्टेड चैप्टर्स. इसके अलावा भी और हैं. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो. बट लिपिनकॉट से आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा जनरल फार्माकोलॉजी का. फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ होती है. जब आप लोग पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन पता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप वाइवा में आंसर कर देंगे. लेकिन अगर वो आपसे वाइवा में और इनफैक्ट MCQs में जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो अप्लाई होता है. सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी रिलेशनशिप विद हाफ लाइफ, उसकी रिलेशनशिप विद ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, वो सारे फैक्टर्स, वो सब कुछ जो है वो जनरल फार्माकोलॉजी लिपिनकॉट में ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिपिनकॉट में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. फार्माकोलॉजी अगेन इट इज़ a lot of concept. And one thing I can like give you guys a tip on is that जो BDS के students होते हैं ना, उनके लिए selected drugs होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट वाली मैं कुछ बता देती हूँ. मेट्रोनाइडाज़ोल. ठीक है, इट इज़ अ नाइट्रोइमिडाज़ोल का ग्रुप. ठीक है, फ्लैजेल के नेम से आ रही होती है. फॉर एनएरोबिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड H. पाइलोराई के लिए दे रहे होते हैं. ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, उसके अलावा और ड्रग्स अगर हम बात कर लें तो बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ACE इनहिबिटर्स. राइट, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनके अगर आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिख लें एक सेपरेट पेज पे डिटेल में, तो दैट विल हेल्प यू गाइज विद डिस्टिंक्शंस. बिकॉज इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस दोनों बुक्स में आई फील लाइक बहुत
एक एक लाइन में लिखे हुए हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बताएं कि जी मेट्रोनाइडोजोल इज़ अ ड्रग दैट एंटर्स anaerobic bacteria. In anaerobic bacteria there is the pyruvate ferredoxin oxyreductase system that causes reduction of the nitro groups of metronidazole, and it basically converts it into a reactive intermediate or a radical that attacks the DNA of the anaerobic bacteria, and it destroys the DNA molecule. It is unable to replicate and death हो जाती है बैक्टीरिया की. तो ये एक पूरा mechanism जो है ना वो आराम से फ्लो चार्ट की फॉर्म में 2 पेजेस पे आया था मेरा प्रॉफ में. and I think that is what distinguished me from other students. So yeah, that's a really important thing कि आप कुछ ऐसा करें जो कि आपको दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करें. दैट इज़ ऑलवेज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, सो ये हो गया. उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना, अगेन इन इम्पॉर्टेंट ड्रग्स के बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स लाइक एस इनहिबिटर्स की ड्राई कफ हर किसी को याद रह जाता है. लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम में अगर लिख के आएंगे कि सीरम क्रेटिनिन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे उस पेशेंट के अंदर जो कि एस इनहिबिटर ले रहा है, या एंजियो न्यूरोटिक एडीमा हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर जो कि एस इनहिबिटर ले रहा है. सो दिस इज़ समथिंग दैट्स डिस्टिंग्विशिंग यू फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ हाउ यू स्कोर डिस्टिंक्शंस इन एनी सब्जेक्ट. सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट आ जाता है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, दैट इज़ जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. जब इनिशियली सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था, आई हैड नो आइडिया कि ये क्या है. जनरल पैथो एक अलग सब्जेक्ट है, माइक्रो एक अलग सब्जेक्ट है. इट इज़ एक्चुअली या देर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट एक ही सब्जेक्ट इसको बनाया हुआ है. सो जनरल पैथोलॉजी के लिए जो बुक है ना, दैट इज़ रॉबिन्स. ठीक है. रॉबिन्स एक ही बुक है, यही आती है और हर कोई यही पढ़ रहा होता है. शॉर्ट बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी. और लिविंसन इज़ फॉर माइक्रो. ठीक है. जनरल पैथोलॉजी के लिए आई यूज्ड रॉबिन्स एंड नथिंग एल्स. दैट वाज माय ओनली सोर्स. और नियोप्लेजिया का एक चैप्टर था और एक और चैप्टर था जो इम्यून रिएक्शंस है ना, वो वाला चैप्टर. दीज वर द 2 चैप्टर्स जिनके मैंने नोट्स भी साथ बनाए थे, बिकॉज नियोप्लेजिया रॉबिन्स में बहुत लंबा है. आई कैन ईज़िली से 70 पेजेस का वो चैप्टर है. सो 70 पेजेस अगर आप लास्ट 2 days ऑफ एग्ज़ाम में अलॉन्ग विद एवरी थिंग एल्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवाइज दोज. सो आई वुड सजेस्ट कोई अच्छे से नोट्स बना लें, लाइक प्रोटो-ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, बिनाइन malignant ट्यूमर्स के डिफरेंसेस, वो ही रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड दैट विल हेल्प यू गाइज. एंड इम्यून रिएक्शंस की पैथो फिजियोलॉजी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स. फॉर माइक्रोबायोलॉजी के लिए लिविंसन है, एंड in my opinion it is a really good book. I think it is one of the best books out there. ठीक है. सो माइक्रो में आप पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं. ठीक है. एंड फंगाई भी, कैंडिडा वगैरह इंपॉर्टेंट हैं. कुछ कॉलेजेस पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते. एग्ज़ाम में नहीं आया था वैसे. अच्छा. सो फॉर लिविंसन इट इज़ रियली डिटेल्ड. ठीक है. अगर आप इतनी डिटेल यू थिंक यू कैन अब्जॉर्ब सो मच डिटेल तो फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं. वरना फॉर माइक्रो बायोलॉजी एंड जनरल पैथोलॉजी इस पूरे सब्जेक्ट के लिए अगेन कीटो BDS की भी बुक है. आई पर्सनली डिड नॉट यूज़ इट. आई डोंट नो वो कैसी है, बट आई everybody I know who used this book ended up passing. So if your goal is to pass, तो आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं. इवन लोग डिस्टिंक्शंस भी ले लेते हैं इस बुक से, बट अगेन इट विल नॉट बी, आई कैन नॉट टेल यू कि इससे डिस्टिंक्शन आएगी कि नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट यूज़ दिस बुक. ठीक है. फॉर माइक्रो जितने भी हम पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, उसके अंदर एक ऑब्वियसली आपको आता है डायग्नोसिस का सवाल. ठीक है. कि आपको केस दिया होगा और आपने डायग्नोस करना है कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है या पैरासाइट है, और कौन सा है उसका कॉजेटिव एजेंट, और सब कुछ डिजीज़ वगैरह कौन सी कॉज करवाते हैं. फिर वो आपसे पैथोजेनेसिस पूछेंगे कि जी ये बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ई. कोलाई है, तो वो कैसे UTI करवा रहा है. ठीक है. फिर वो आपसे
पूछते हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और इसके बारे में मैं डिटेल से बात करना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि आई वाज रियली हैप्पी अबाउट माई एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने बहुत इसके ऊपर डिटेल लिखी थी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो फाइनल प्रॉफ था ना सेकेंड ईयर का, उसके अंदर स्टाफ ऑरियस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया हुआ था। ठीक है, केस था, डायग्नोस करना था कि क्या है पेशेंट को, और फिर लिखना था लैब डायग्नोसिस, और कुछ और सवाल भी थे। सो हमेशा आपका लैब डायग्नोसिस स्टार्ट होना चाहिए एक जनरल ओवरव्यू आई टेल यू स्पेसिमेन कलेक्शन से। व्हाट इज़ स्पेसिमेन कलेक्शन? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि आपके पास प्रेजेंट करता है विद स्किन लीजन, स्किन लीजन के साथ प्रेजेंट करता है विद पस प्यूरिलेंट स्किन लीजन है, और आपने वो सही नहीं हो रही, आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस वजह से है, तो आप उसका स्किन स्वैब ले लेंगे। ठीक है, स्किन स्वैब ले लेंगे या प्यूरिलेंट डिस्चार्ज ले लेंगे उस साइड पे, और आप उसको एज अ स्पेसिमेन यूज़ करेंगे। दिस इज़ बेसिकली स्पेसिमेन कलेक्शन। ठीक है, ये आपने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस स्पेसिमेन को कल्चर करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कल्चर मीडिया होते हैं ताकि आप देखें कि आपको ग्रोथ नज़र आई है या असल में इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूरिन सैम्पल लिए, यूरिन आपका स्पेसिमेन है, यूरिन स्पेसिमेन है और आपने उसको कल्चर करना है, तो आप कौन सा आगार यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ क्लेड, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट आगार यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, तो एक पूरी एक डिटेल आ जाती है। इसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होंगे जो कि यूटीआई करवा रहे होंगे, वो हमारे पास जो है ना येलो कॉलोनीज़ देंगे, और इस तरह नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स की बात आ जाएगी। सो कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ करेंगे, स्पेसिफिक कल्चर मीडिया होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टाफ ऑरियस ही है, तो स्टाफ ऑरियस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और स्टाफ है, तो ये किस फॉर्म में नज़र आएगा? ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में नज़र आएगा। तो आप करेंगे एग्ज़ाम में विल से कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की ग्राम पॉजिटिव कोकाई, दैट इज़ पर्पल कोकाई इन ग्रेप लाइक क्लस्टर्स विल बी सीन। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये स्टाफ ऑरियस है। ठीक है, स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया, स्टाफ ऑरियस आइडेंटिफाई हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में एज वी ऑल नो कि स्टाफ ऑरियस क्या है? कैटलेज पॉजिटिव है। ठीक है, स्टाफ ऑरियस क्या है? कोएगुलेज पॉजिटिव है। सो ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, एंड देन आ जाते हैं स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर स्टाफ ऑरियस क्या होता है? स्टाफ ऑरियस का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एक तो हमारे पास बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज़ ऑन ब्लड आगार। ठीक है, जिसके अंदर वी से कि हमारे पास गोल्डन येलो कॉलोनीज़ आ रही होती हैं, गोल्डन येलो बीटा हीमोलिटिक गोल्डन येलो कॉलोनीज़ ऑन ब्लड आगार। उसके अलावा स्पेसिफिक क्या कर सकते हैं? मैल्टोज शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होता है फॉर स्टाफ ऑरियस। ठीक है, ये स्पेसिफिक आ गए। फिर लास्टली जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, वो सारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ टेस्टिंग आ रहे होते हैं, लाइक एलाइजा एंड पीसीआर। तो अगर आपका लैब डायग्नोसिस का ये सवाल आराम से 2 पेजेस में आ सकता है। ठीक है, स्टाफ ऑरियस का 1 पेज पे आ जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सिंस इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक मेथड्स अब आ गए हैं, एक्सरेज हो गए, बायोकेमिकल टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, पीसीआर्स, एलाइजाज हैं, उसके अलावा फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग है। ठीक है, और प्लाज्मा यूरिन एनालिसिस है। सो दिस वाज ऑल। ठीक है, ये सब्जेक्ट डिवीजन थी, एंड हाउ लाइक विच बुक्स टू बी यूज्ड for all of the subjects, and kind of like a little bit of an overview on how to actually distinguish your answers from majority of the people. ठीक है, so that's all.